नूरुद्दीन बदरुद्दीन। नूरुद्दीन बदरुद्दीन की कहानी भाग 6। बदरुद्दीन को जिस हलवाई ने गोद लिया था उसका देहांत हो चुका था और इस समय उसकी दुकान का मालिक बदरुद्दीन ही था। बदरुद्दीन का नगर निवासी बड़ा मान करते थे क्योंकि वो मिठाई बहुत अच्छी बनाता था। बदरुद्दीन ने अजब को देखा तो उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा। वैसे अन्य लोग भी अजब को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, किंतु बदरुद्दीन का तो खून का रिश्ता था, इसलिए वो प्यार में विह्वल सा हो गया। उसने अजब से कहा कि आप मेरी दुकान के अंदर बैठें और कुछ भोजन करें। अजब के साथ के सेवकों को हबशी प्रमुख ने कहा कि आप मंत्री पुत्र हैं, आपके लिए इस मामूली दुकान पर बैठकर खाना पीना उचित नहीं है। बदरुद्दीन ने चुपके से कहा कि इस बेहुदा गुलाम की बात न मानिए। साथ ही उसने प्रमुख सेवक की भी खुशामद की और उसकी प्रशंसा में एक गीत गाया, जिसका तात्पर्य ये था कि तुम ऊपर से काले लगते हो लेकिन तुम्हारा मन अत्यंत स्वच्छ है। उसने हबशी जात की प्रशंसा में भी गीत गाए और सेवक से कहा कि मैं कवि हूँ, तुम्हारी तारीफ में कसीदा यानी प्रशस्ति काव्य लिखूंगा, प्रशंसा करूंगा। हबशी सेवक ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अजब को अंदर ले जाकर बिठा दिया। अब बदरुद्दीन ने कहा कि मेरी दुकान की मलाई सब जगह प्रसिद्ध है। मैंने मलाई जमाने का गुर अपनी माता से सीखा है और उसके और मेरे सिवाय ऐसी मलाई कोई नहीं जमा सकता। मेरी मलाई दूर दूर जाती है और आप भी इसे खाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ये कहकर बदरुद्दीन ने कड़ाही से मलाई निकाली और उसमें अनार का रस और मिश्री डालकर अजब को दी। वो उसे खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शमसुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी मलाई खिलाई, वो भी खाकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन अजब को देखता जाता था और सोचता जाता था कि अगर उस सुंदरी से जिसके पास उसने एक ही रात गुजारी थी कोई पुत्र होता तो शायद ऐसा ही होता। उस सुंदरी की याद करके वो रोने लगा। फिर उसने अजब से पूछा कि आप दमिश्क में कैसे आए। अजब जवाब देने ही वाला था कि गुलाम ने कहा अब यहाँ नहीं ठहरिए, बहुत देर हो गई है, आपकी माँ आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये सुनकर अजब दुकान से उठकर चल दिया। बदरुद्दीन को उसका अचानक जाना बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी दुकान बंद करके उसके पीछे चलने लगा। जब नगर के द्वार पर पहुंचा तो अजब के सेवकों के सरदार ने बदरुद्दीन से डपट कर पूछा कि तुम हमारे पीछे क्यों लगे आते हो। उसने अजब से भी कहा कि मैंने आपसे इसीलिए दुकान में न जाने को कहा था कि ये लोग मुंह लगाने योग्य नहीं होते। बदरुद्दीन ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगा हूं, मुझे उधर कुछ काम है। अजब ने भी अपने से सेवक से कहा कि वो अपने काम से जा रहा है, इसे जाने दो, तुम किसी को कहीं आने जाने से कैसे रोक सकते हो। लेकिन जब अजब अपने खेमे के पास पहुंचा और उसने मुड़कर देखा तो बदरुद्दीन को कुछ पीछे चलते पाया। अब वो डरा कि नाना को मालूम होगा कि मैंने इस हलवाई की मलाई खाई है तो वे नाराज होंगे। उसने घबराहट में एक पत्थर उठाया और खींचकर बदरुद्दीन की ओर फेंका और जल्दी से अपने खेमे में घुस गया। अजब का फेंका हुआ पत्थर बदरुद्दीन के माथे पर लगा और उसका माथा लहूलुहान हो गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं तो अपना काम काज छोड़कर इस लड़के के प्रेम में यहाँ तक आया और उसे मेरा कोई न ख्याल हुआ, बल्कि पत्थर मारकर उसने मुझे घायल कर दिया।
उसने अपनी दुकान पर आकर घाव की मरहम पट्टी की और अपने मामूली काम काज में लग गया। इधर शमसुद्दीन 3 दिन दमिश्क में दामाद को खोजने के बाद कई प्रमुख नगरों में गया। इनमें हलब, नारदीन, मोसल, सरवर आदि शामिल थे। अंत में वो बसरा पहुंचा और वहां के बंदरगाह से के बादशाह से भेंट की। बादशाह ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। शमसुद्दीन ने कहा कि मैं अपने भाई नूरुद्दीन अली के पुत्र बदरुद्दीन हसन को ढूंढने निकला हूँ। आप कुछ उसके बारे में जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। बादशाह ने कहा, नूरुद्दीन मेरा मंत्री था। बहुत दिन हुए उसका देहांत हो गया और उसका पुत्र बदरुद्दीन भी बाप के मरने के 2 महीने बाद कहीं गायब हो गया। मैंने उसकी बहुत खोज कराई किंतु उसका कहीं पता नहीं चला, किंतु उसकी माँ यानी हमारे मंत्री की पत्नी अभी तक जीवित है। शमसुद्दीन बादशाह से विदा लेकर अपनी भावज के निवास स्थान की ओर चला। दूसरे दिन उसने अपनी पुत्री और दौहित्र के साथ उसके महल में प्रवेश किया। एक नाम पट्टिका पर अपने भाई का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देखकर उसने उसे चुंबन दिया और सेवकों से नूरुद्दीन की विधवा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उसका निवास स्थान यही है, किंतु वो अक्सर अपने पति की कब्र पर पड़ी रहती है। वहाँ अपने पुत्र की तस्वीर देख देख कर रोती रहती है, क्योंकि पुत्र भी बहुत दिनों से लापता है। वैसे इस समय वो अपने महल ही में है। सेवकों ने खबर की तो नूरुद्दीन की विधवा आई। उसको शमसुद्दीन ने अपना परिचय दिया और बताया कि तुम्हारे पुत्र और मेरी बेटी का विवाह हुआ है। उसने अपनी पुत्री और दौहित्र को भी अपनी छोटी भाभी से मिलवाया। बेचारी विधवा अपने पुत्र से मिलने की आशा ही छोड़ बैठी थी। वो बहू और पोते को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसे आशा बंधी कि मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बहू पोते को गले लगाकर वो रोने लगी। शमसुद्दीन ने उसे कहा कि वो ये समय रोने पीटने का नहीं, तुम बादशाह से अनुमति लेकर मेरे साथ मिस्र देश चलो। ये कहकर उसने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताईं। नूरुद्दीन की पत्नी इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य में भी पड़ी और प्रसन्न भी हुई। फिर शमसुद्दीन बादशाह के पास गया और उससे निवेदन किया, मैं अपनी भावज को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बादशाह ने खुशी से ये बात मंजूर कर ली और मिस्र के बादशाह के लिए उत्तमोत्तम भेंट की वस्तुएं देकर मिस्र के मंत्री को विदा किया। शमसुद्दीन सारे लोगों को लेकर फिर दमिश्क की ओर चला। इस बाद उसने फिर नगर के बाहर डेरे डाले और अपने सेवकों और गुमास्तों को व्यापार करने की आज्ञा देकर वो स्वयं वहाँ के बादशाह के पास पहुँचा और उसे मिस्र के बादशाह का पत्र और उसके द्वारा भेजे गए तोहफे दिए। इधर अजब ने जब देखा नाना बहुत देर के लिए गए हैं, तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं फिर नगर की सैर करना चाहता हूँ। सेवक अजब की माँ से अनुमति लेकर उसे ले चले। नगर में चारों ओर घूमते फिरते वे लोग दोपहर के समय बदरुद्दीन की दुकान पर पहुँचे। अजब को वास्तव में दुख था कि उसने पिछली बार बेकार ही हलवाई पर पत्थर चलाया। उसने बदरुद्दीन से पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो पहली बार ही की तरह फिर उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा। बदरुद्दीन उससे बोला, मालिक आप दुकान के अंदर आ जाएं और थोड़ी सी मलाई खाएं। मुझे खेद है कि इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हुए, नहीं तो मैं आपकी बराबर सेवा करता। अजब ने कहा, पहले तुम वादा करो कि उस बार की तरह मेरा पीछा नहीं करोगे।
तुमने ये वादा किया तो मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा, बल्कि रोज़ाना एक बार आऊँगा। बदरुद्दीन ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा, आपके आदेश का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा। अजब उसकी दुकान के अंदर बैठ गया। बदरुद्दीन ने उसके तथा उसके सेवक के आगे मलाई के प्याले रखे। अजब ने बदरुद्दीन को भी अपने पास बिठाया। सब लोग मलाई खाने लगे। अजब बराबर उसे ताकीद करता रहा कि तुम्हें मुझसे चाहे जितना प्रेम हो, तुम किसी से इसके बारे में न कहना। बदरुद्दीन ने वादा किया कि किसी से ये बात नहीं कहूँगा। वो अजब और उसके सेवकों की अभ्यर्थना करता रहा और उन्हें मलाई खिलाता रहा। खुद उसने कुछ नहीं खाया। अजब जब खा चुका तो बदरुद्दीन ने उसके हाथ धुलाए और हाथ पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा उसे दिया। फिर उसने चीनी के प्याले में शरबत बनाया और उसमें बर्फ डालकर ले आया और अजब से बोला, ये गुलाब का शरबत अत्यंत स्वादिष्ट है। ऐसा शरबत आपको मेरी दुकान के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा। अजब उसे पीकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी शरबत दिया, जिसे वो एक बार ही में गटागट पी गया। अब अजब और उसका सेवक बदरुद्दीन को धन्यवाद देकर अपने डेयरी की ओर चले। अजब अपनी दादी के डेरे में गया। वो उसे गले से लिपटाकर रोने लगी कि भगवान मुझे जल्द तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी देखने का सुख प्रदान करे। उसने दस्तरखान बिछाया और अजब से भी खाने के लिए कहा और पूछने लगी कि तुम शहर में क्या देख आए। अजब उससे बातें तो करता रहा किंतु उसने खाया बिल्कुल नहीं। बुढ़िया ने अजब और उसके अंगरक्षक साबान को अपने हाथ की बनाई हुई मलाई दी, किंतु दोनों बदरुद्दीन की दुकान पर पेट भर मलाई खा चुके थे। इसीलिए किसी ने इस मलाई की ओर दृष्टि भी नहीं की। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।